दिन बेहद अहम है और बेहद अहम है देश के लिए, देश की सियासत के लिए, देश की राजनीति के लिए। आपने देखा कि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, महाराष्ट्र और झारखंड में वहाँ के रिज़ल्ट आए हैं। उन रिज़ल्ट के बारे में चर्चा हमें क्या करना चूँकि आप देश दुनिया की खबरों से अवगत हैं, तो आपको मालूम है कि उन दोनों राज्यों का परिणाम क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम करने बैठे हैं बिहार की। दरअसल जब देश में जब 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो बिहार समेत कई और राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव भी हो रहे थे। दूसरे राज्यों की बात तो हम नहीं करेंगे, दूसरे राज्यों की बात हर राज्य का एक अलग मामला होता है, अलग सियासी परिस्थिति होती है, राजनीतिक परिस्थिति होती है। लेकिन सबसे एक अहम परिस्थिति बिहार में थी। क्योंकि बिहार में 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से 10 महीने करीब 11 महीने पहले ये उपचुनाव हुए और इस उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था। दरअसल हालाँकि हम इसको नहीं मानते कि उपचुनाव जो है वो विधानसभा चुनाव के रिज़ल्ट का परिचायक होता है और उससे विधानसभा चुनाव का रिज़ल्ट जो है वो तय होता है। लेकिन हाँ, उससे ये संकेत मिलता है कि राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। और इस विधानसभा उपचुनाव में बिहार में जो 4 सीटों पर जो तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज इन 4 सीटों पर जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, उससे ये संकेत मिला है कि बिहार की राजनीति आगे क्या होने वाली है। 2025 में जब आपसे 10 महीने बाद सितंबर में बिहार में चुनाव होने शुरू हो जाएँगे, सितंबर में ऐलान हो जाएगा, अक्टूबर में और नवंबर में फिर जब जिस समय हम आप आज ये उपचुनाव हुए ठीक उसी समय नई सरकार बनेगी बिहार में। तो 10 से 11 महीने समय बचे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव में और उससे पहले जो उपचुनाव 4 सीट पर हुआ है, उसने बड़ा संकेत दे दिया है, बड़ा संकेत ये नहीं दिया है बल्कि बिहार की कई पार्टियों के लिए, कई नेताओं के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। और ये घंटी हम देख पा रहे हैं कि आज लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव के कानों में खतरे की घंटी बज रही होगी। हम पूरा डिटेल आपको समझाएँगे कि क्यों? दरअसल इस चुनाव में जब विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था, तो उपचुनाव के दौरान प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार से जो राजनेता बनने की राह पर हैं, वो कह रहे थे कि आरजेडी के लालटेन से मैंने तेल निकाल दिया और जो जल रहा है, वो सिर्फ बत्ती है, बाती है, वो जल्दी बुझने वाला है। इस बिहार विधानसभा उपचुनाव का एक परिणाम कहता है कि वाक़ई लालटेन में से तेल जो है पूरी तरीके से न निकला हो, लेकिन तेल जो है वो रिसना शुरू हो गया है। और अगर इस छेद को अगर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भरने में सफल नहीं हुए, तो उनके लिए बड़ी खतरे की घंटी है। इस विधानसभा उपचुनाव का ट्रेंड बता रहा है कि कहीं न कहीं आरजेडी के पाँव जो है ज़मीन पर जो है वो कमज़ोर हो रहा है और सिर्फ आरजेडी के नहीं, बल्कि आरजेडी का जो पूरा ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है, उसका जो है ज़मीन पर जो जो उनकी स्थिति है वो खराब होती जा रही है। दरअसल आप हम कहते हैं जब हम 2019 में भी जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे और जब 39 सीटें बीजेपी वाले गठबंधन ने जीत लिया था और उसके बाद 20 में चुनाव होना था, तो हमने उस दौर में भी कहा था कि देखिए लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव की तुलना नहीं की जा सकती है। लोकसभा चुनाव का परिप्रेक्ष्य कुछ अलग होता है, विधानसभा चुनाव का परिप्रेक्ष्य और होता है और वो बात सच साबित हुई थी कि 2020 में आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके से कड़ा फाइट दिया था नीतीश कुमार और जो बीजेपी का गठबंधन था उसको। लेकिन ये विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है, ये उपचुनाव बता रहा है कि ये ट्रेंड जो है कमोबेश थोड़ा बहुत ही सही, थोड़ा बहुत इसमें फेर-बदल अगर आगे राजनीतिक आप समझदारी दिखाते हैं और राजनीतिक अगर कुछ नई स्ट्रैटेजी रणनीति तैयार करते हैं तो शायद कुछ फेर-बदल हो जाए। अन्यथा ये ट्रेंड जो है, यही ट्रेंड कहीं न कहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में रह सकता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव, उपचुनाव और फिर आगे आने वाले चुनाव की परिस्थितियाँ कमोबेश एक होती हैं। और अब जो कुछ सामने आ रहा है, जो इस चुनाव में आया है, वो बेहद खतरनाक है। हम क्रमवार आपको बताएँगे कि तेजस्वी यादव के सामने किस तरीके से खतरे की घंटी बज रही है उनके कानों में। और लालटेन में तेल क्या है? लालटेन में तेल है मुसलमान, जिसको प्रशांत किशोर कह रहे थे कि हमने मुसलमान वोट को निकाल दिया है। तो उनकी बात अर्ध सत्य साबित हुई, पूरी तरीके से सच साबित नहीं हुई। तो लालटेन का तेल जो है वो कहीं न कहीं रिस रहा है और खतरनाक बात ये है कि यादव भी कहीं एक वोट बैंक जो है वो एक विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के हाथों से निकल गया, आरजेडी के कपाले से टूट गया।
और ये ट्रेंड अगर बिहार विधानसभा चुनाव में बना रहा, अगले साल जो होना है जिसको, तो तेजस्वी यादव फिर कहीं के नहीं रह सकते हैं। इस चुनाव में अगर किसी के लिए सबसे बड़ी परेशानी जो है, वो क्रिएट की है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए। परेशानी प्रशांत किशोर के लिए भी है। प्रशांत किशोर की परेशानी क्या है, ये भी हम आपको समझाएँगे कि परेशानी प्रशांत किशोर किस परेशानी में है। प्रशांत किशोर हालाँकि जब हम आपके सामने लाइव हैं, तो अभी तकरीबन 1 सवा घंटा बाद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। हम जानते हैं कि वो क्या कुछ कहने वाले हैं, वो भी हम आपको बताएँगे। लेकिन हम आपको कुछ एक उदाहरण देते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव के सामने परेशानियाँ जो है वो किस कदर बढ़ी हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक बेलागंज सीट है गया जिले में, 3 दशक से इस सीट पर आरजेडी का राज था। सुरेंद्र प्रसाद यादव जो भी एमपी बन गए, उनका राज था उस सीट पर और वो वहाँ पर जो है जो उनकी हुकूमत चलती थी और ये सीट जिस तरीके से आरजेडी के हाथ से निकली है और जितना सब कुछ करने के बावजूद आरजेडी के हाथ से निकली है, वो बेहद खतरनाक स्थिति है और बहुत खतरनाक ट्रेंड को बता रहा है। यही स्थिति कमोबेश रामगढ़ में भी हम देख सकते हैं, यही स्थिति तरारी में भी देख सकते हैं। लेकिन बेलागंज एक खास अनूठा उदाहरण है। हम थोड़ा आपको विस्तार से बताना चाहते हैं कि देखिए मामला क्या है। जब हमने देखा कि 2020 में यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे, जो आम चुनाव विधानसभा के हुए थे, तो सुरेंद्र प्रसाद यादव जो है वो चुनाव वो लड़ रहे थे आरजेडी की ओर से, जो भी एमपी बन गए हैं 2024 में और अपने बेटे को इस उपचुनाव में उतारा था मैदान में आरजेडी के टिकट पर। लेकिन हम दूसरे आंकड़े पर की ओर आपको ले चलते हैं कि देखिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बेलागंज सीट पर, गया जिले में सीट पड़ती है, सुरेंद्र यादव करीब तकरीबन जो है 24,000 वोट से चुनाव जीते थे। 24,000 24,000 वोट से ये सीट 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने जीती थी और 2024 में इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट विश्वनाथ सिंह जो थे, सुरेंद्र यादव के बेटे जो है, वो 21,391 वोट से चुनाव हार गए। मार्जिन देखिए आप, गैप देखिए आप कि 24,000 से जिस सीट को आप चुनाव जीत रहे हैं, उस सीट को आप हार रहे हैं 21,391 वोट से। मतलब जो अंतर है, आरजेडी का जो वोट कमा, वो कमा वोट तकरीबन 45,000 वोट जो है आरजेडी का कम गया। 45,000 से ज्यादा वोट जो है उसको मेकअप किया जेडीयू ने, वहां पर उस सीट पर एनडीए ने। और वो सीट जो है, वो सीट यादव और मुसलमान बहुल सीट है। अन्य पिछड़ी जातियां हैं वहां पर, थोड़ी बहुत सवर्णों की तादाद भी है, लेकिन 45,000 का मार्जिन आ गया। 2020 में जिस सीट को आप 24,000 से जीत रहे, आपने जीता। 2024 में उस सीट पर आपको 21,000 से ज्यादा वोट से हार का सामना करना पड़ा, यानी एक अकेले बेलागंज सीट पर 45,000 वोटों से का मार्जिन का गैप हुआ। 45,000 वोट जो है वो आरजेडी के खाते से जो है वो निकल गया। इसका मैसेज यही जाता है। आप कह सकते हैं वहां से एक तीसरा कोण वहां पर बना कि वहां पर जो है वो जनसुराज ने वहां पर उतारा था मुसलमान उम्मीदवार, वहां पर मोहम्मद अमजद जो है वो जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार को 17,000 वोट सिर्फ आया। अगर हम जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार को मान ले कि उनका ही वोट पूरा पड़ जाता अगर आरजेडी को, जो जनसुराज को वोट मिला, तो भी वहां पर आरजेडी उम्मीदवार चुनाव हार जाते। लेकिन ये बताता है, दूसरी बात ये बताता है कि 17,000 वोट जो मोहम्मद अमजद को मिले जनसुराज पार्टी के, वो ये बताता है कि वहां पर मुसलमानों का मोह भंग जो है वो आरजेडी से हुआ और तब हुआ जब आप आरजेडी ने अपने तमाम मुसलमान लीडर्स को बेलागंज में उतार दिया था। आप याद कीजिए इस उपचुनाव के दौरान ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जो है वो शहाबुद्दीन जो पूर्व सांसद हुआ करते थे सिवान के, उनकी पत्नी हिना साहब और उसामा साहब उनके बेटे को अपनी पार्टी में मिलाया था। वो दोनों नाराज चल रहे थे। हिना साहब ने पिछला चुनाव जो निर्दलीय लड़ा था सिवान से और हिना साहब को मिलाया गया, सिर्फ ये कि मुसलमान वोटरों में जो टूट हो रही है उसको रोका जा सके। और उसामा जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, वो लगातार वहां पर कैंप कर रहे थे। परिणाम ढाक के 3 बात।
आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव बेहद बीमार हैं और आप देख रहे होंगे किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, कुछ दिनों पहले हार्ट में स्टंट लगा है और इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव जनसभा करने पहुंचे बेलागंज में इस उपचुनाव में। क्योंकि वहां आरजेडी को मालूम था कि हमारी हार जो है वो न सिर्फ मुसलमान वोट टूटे बल्कि यादव वोटों में से हमारी हुई है। और वहां पर लालू प्रसाद यादव आप देखेंगे इससे पहले 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे। लालू प्रसाद यादव अपनी दोनों बेटियां मीसा भारती पाटलिपुत्रा से लड़ रही थी, तो रोहिणी आचार्य जो है वो छपरा से चुनाव लड़ रही थी, सारण सीट से। दोनों जगह अपनी बेटियों के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन जनसभा नहीं कर रहे थे। उपचुनाव में बीमार लालू प्रसाद यादव बेलागंज में जो है वो जनसभा करने गए, फिर भी जिस सीट को 24,000 से जीता था, उस सीट को 21,391 वोटों से हार गए। यानी न सिर्फ मुसलमान वोट टूटा, कहीं न कहीं यादव वोटों में सेंधमारी हुई। और यादव वोटों में अगर सेंधमारी हुई, मुसलमान टूट गए, तो आरजेडी का क्या हाल हो सकता है, ये मालूम होगा। ये लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उनको समझाने के लिए दूसरा उदाहरण भी मेरे सामने है और हम आपको बताते हैं। रामगढ़ का जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, कैमूर जिले में पड़ता है, जो वो भी सीट पिछली दफा आरजेडी ने जीती थी, जहां से जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे और सुधाकर सिंह पिछले लोकसभा चुनाव में बक्सर से एमपी बन गए। उस सीट पर बड़ा दिलचस्प खेल हुआ। देखिए, फिर वहां लालटेन में से तेल निकला। वो आपको बताने जा रहे हैं कि सुधाकर सिंह चुनाव जीत गया, तो उनके भाई जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके छोटे बेटे अजीत सिंह को वहां पर जो है वो उम्मीदवार बनाया गया आरजेडी की ओर से। और बड़ा दिलचस्प है मामला। अब आप देखिए कि ये सीट जो है पिछले बार भी 2020 में त्रिकोणीय मुकाबला वहां हुआ था। वहां पर जो है बीएसपी भी फाइट में रहती है, चूंकि उत्तर प्रदेश से सीमा से लगा हुआ जो इलाका है, इसलिए बीएसपी का प्रभाव है वहां पर। तो वहां पर पिछले बार भी त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। त्रिकोणीय मुकाबले में पहले नंबर पर आरजेडी रही थी, दूसरे नंबर पर बीएसपी रही थी और तीसरे नंबर पर जो है वो बीजेपी थी। बीजेपी के अशोक सिंह तीसरे नंबर पर थे, अंबिका यादव बीएसपी के वो दूसरे नंबर पर थे, 2020 की हम बात बता रहे हैं, और सुधाकर सिंह आरजेडी के वो पहले नंबर पर थे। वोट का मार्जिन बेहद कम था और सुधाकर सिंह तकरीबन लगता है 189-90 वोट से वहां चुनाव जीत गए थे, लेकिन बीजेपी तीसरे नंबर पर थी। इस चुनाव में यहाँ उपचुनाव हुआ और वहां पर बीजेपी ने जो है वो माफ करेंगे आरजेडी ने जो है वो सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह को वहां पर चुनाव मैदान से उतारा। सुधाकर सिंह का बीच में बयान भी आ रहा था, आपने सुना होगा, लाठी से पीटेंगे, रॉड से मारेंगे, हम 300 जगहों पर पीटेंगे, हम एमपी हैं और हमारे एमपी के सामने किसी विधायक की क्या औकात है, कोई दूसरा चुनाव भी जाएगा तो उसको मैं घुटनों के बल ला दूंगा। अब दिलचस्प बात देखिए, 2024 में क्या हुआ जब विधानसभा उपचुनाव हुआ रामगढ़ में, तो रामगढ़ में जो है यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार तीसरे नंबर पर थे 2020 के चुनाव में, अशोक सिंह, वो इस बार चुनाव जीत गया। और खास बात ये रही कि आरजेडी मुख्य मुकाबले में नहीं रही। जो मुख्य मुकाबला हुआ बीजेपी का इस बार वो बीएसपी से हुआ और बीएसपी के जो है सतीश कुमार सिंह यादव वहां चुनाव लड़ रहे थे और उनको जो है वो कम मार्जिन से 1392 वोट से चुनाव हारे। आरजेडी का उम्मीदवार अजीत सिंह तीसरे नंबर पर है और उनका मार्जिन देखें कि बीजेपी और आरजेडी के बीच कितना मार्जिन रहा, तो तकरीबन 26,000 वोट से आरजेडी के उम्मीदवार पिछड़ गए, तीसरे नंबर पर चले गए। तीसरे नंबर पर 26,000 वोट से पीछे चले गए, 26,000 ज्यादा वोट बीजेपी को मिले जो आरजेडी की तुलना में, और बीजेपी वहां पर चुनाव जीत गई। जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह का ये हाल हुआ। खतरे की बात क्या है मालूम है आपको? खतरे की बात ये है कि वहां पर यादव वोट जो है वो बड़े पैमाने पर बीएसपी के साथ चला गया। यादव वोटरों ने वहां तेजस्वी प्रसाद यादव की तमाम कोशिश, जनसभा, इसका यादव वोटरों पर बेहद कम असर पड़ा और यादवों की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव उनके साथ चला गया। तो बेलागंज में मुसलमान आपके हाथ से निकल गया, आरजेडी के हाथ से, और रामगढ़ में यादव आपके हाथ से निकल गया।
ये स्थिति हमने देखी थी 2010 में कि यादव और मुसलमान वोटों का बिखराव हुआ था और तब हमने देखा था कि आरजेडी को सिर्फ और सिर्फ 22 सीटें आई थी। यानी लालू परिवार का प्रभाव जो है न सिर्फ जो है वो मुसलमानों पर कम हुआ है, बल्कि आप देखेंगे तो यादव की पकड़ जो है उनकी कमजोर होती जा रही है। और इसका और भी उदाहरण है, आप देखेंगे कि इमामगंज सीट पर, हालांकि वो सीट पहले से एनडीए के कब्जे में, यानी हम पार्टी जो है जीतन राम मांझी के कब्जे में थे। जीतन राम मांझी इस बार सांसद और मंत्री बन गए, तो अपनी बहू को वहां से, दीपा मांझी को चुनाव लड़ाया। वहां पर हम देख रहे हैं कि जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार को वहां पर अच्छा खासा वोट आया, करीब 37,000 वोट आया वहां पर। सबसे ज्यादा वोट जनसुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर के हैं, वहां जितेंद्र पासवान थे। वहां पर भी मुसलमान वोट जो है, मुसलमान वोटरों का एक बड़ा तबका जो है वो जनसुराज पार्टी के साथ चला गया। प्रशांत किशोर ने वहां दोधारी तलवार का काम किया, एक और एनडीए का वोट काटा, तो दूसरी ओर आरजेडी के मुसलमानों का वोट काटा। यानी मुसलमान वोट इमामगंज में भी आरजेडी से दूर हुआ, मुसलमान वोट बेलागंज में भी आरजेडी से दूर हुआ, और बेलागंज में यादव वोटों में सेंधमारी हुई, चूंकि जेडीयू ने इस बार वहां मनोरमा देवी, यादव जाति से आने वाली मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया था। तो वहां पर यादव वोटरों का वहां पर भी बंटवारा हुआ, और यादव वोट बैंक को तेजस्वी यादव खुद सभा करके, सुरेंद्र यादव जो जिनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे, खुद बड़े दमदार वहां के व्यक्ति हैं, वो खुद अपनी मेहनत करके, और लालू यादव की जनसभा करने के बावजूद भी यादव वोट बैंक को इंटैक्ट नहीं कर सके। आरजेडी ने तमाम मुसलमान नेताओं को बेलागंज में लगा दिया था आपने, ओसामा से लेकर तमाम आरजेडी के नेता वो बेलागंज में कैंप कर रहे थे। इसके बावजूद जो है मुसलमान वोट जो है वहां पर आप अपने खाते में ट्रांसफर नहीं करा पाए। और फिर तीसरा हमने उदाहरण बताया कि रामगढ़ में जो है वहां पर जो है वो जहां पर जगदानंद सिंह के बेटे और सुधाकर सिंह के भाई चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर यादव वोट बैंक बीएसपी के साथ चला गया, और वहां पर भी यादव वोटरों का बंटवारा जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं रुकवा पाए। सुधाकर सिंह तमाम आक्रामक बात करके वो भी नहीं रुकवा पाए। उल्टा रिएक्शन हो गया सुधाकर सिंह के बयान का, और उल्टा एक ये मैसेज गया कि आरजेडी ये समझ रही है कि हमारी हार निश्चित है, ये उल्टा मैसेज गया, और वहां पर बीजेपी ने वो सीट हासिल कर ली। खतरे की बात ये है कि न सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव, बल्कि तेजस्वी प्रसाद यादव एक, आप लोगों को 2000, आपने जब देखा हो कि 2020 में बेहतरीन प्रदर्शन तेजस्वी यादव ने किया, तो उसके दो बड़े फैक्टर थे। एक फैक्टर उस चुनाव में ये था कि चिराग पासवान ने जो है वो बड़े पैमाने पर एनडीए का वोट काट लिया था, खुद अकेले चुनाव लड़के। तो तेजस्वी जहां वोट काट रहे थे, तेजस्वी प्रसाद यादव को वहां फायदा हो रहा था। और दूसरा प्लस पॉइंट उनके साथ ये था कि उनके साथ माले पार्टी थी, जो कि अभी भी है। तो माले जो है वो माले एक ऐसी पार्टी है बिहार में जिसके कम से कम 50 सीटों पर, जिसके 10,000 से लेकर 20,000 अटूट वोटर हैं। उनको पैसा, जाति, पावर कोई खरीद नहीं सकता है। भाकपा माले सीपीआईएम है, जिसको कहेगी उसको वो वोट बैंक ट्रांसफर हो जाता है। भाकपा माले के भी अपने वोट बैंक पर पकड़ कमजोर होती जा रही है, और ये तरारी में दिखा 2020 के विधानसभा चुनाव में। इस सीट से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद चुनाव जीत गए थे, और सुदामा प्रसाद जब चुनाव जीत गए थे तो उनके वोटों का मार्जिन था 11,000 वोट, तकरीबन 11,000 वोट से वो चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पर उस दौर में निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे थे सुनील पांडे, बाहुबली सुनील कुमार पांडे, तो वो खुद रहे थे, और बीजेपी ने वहां उम्मीदवार उतारा था, वो तीसरे नंबर पर चला गया था, जमानत भी नहीं बचा पाई थी बीजेपी वहां पर। इस बार देख लीजिए आप, इस बार हुआ ये कि सुनील कुमार पांडे के बेटे जो है वो, उनको जो है वहां पर बीजेपी ने चुनाव लड़ाया, विशाल प्रशांत नाम है, और विशाल प्रशांत जो है वो 10,612 वोट से चुनाव जीत गए। जिस सीट को माले ने 2020 में 11,000 वोट से चुनाव जीता था, उस सीट पर माले जो है वो 10,500 से ज्यादा वोट से चुनाव हार गई। यानी अंतर रहा 20,500 का। हम आपको गैप समझा रहे हैं कि देखिए, गैप देखिए, ये मत देखिए कि जीत हार देखिए, आप ये देखिए कि जिस सीट को सुरेंद्र यादव ने, बेला सीट को आरजेडी ने 2020 में 24,000 वोट से जीता था, उस सीट को आरजेडी 21,000 वोट से हार रही है। यानी 45,000 वोट पीछे चली गई है। जिस तरारी सीट को जहां पर माले पिछली दफा
वो चुनाव 11,000 वोट जीती थी, उस सीट पर माले जो है तकरीबन जो है वो 10,000 से ज्यादा वोट से पीछे हार गई इस सीट को, यानी 21,000 वोट का मार्जिन हो गया। आप देखिए जिस सीट रामगढ़ सीट को आरजेडी ने पिछले चुनाव में जीता था, उस सीट पर आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई और तीसरे नंबर पर चली गई यानी और उसके और बीजेपी के बीच का फासला जो है वो 26,000 वोट का है, यानी 26,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी ने आरजेडी कैंडिडेट को हरा दिया। ये मार्जिन जो है, ये मार्जिन खतरे की घंटी है। अगर किसी सीट को तेजस्वी यादव ने 10,000 वोट से जीता होता और इस उपचुनाव में जो है वो 1,000 से हार गए होते, तो 11,000 वोट है वो सर्कमस्टांसेस को लेकर वो होता रहता है। चलिए वो उस वोट बैंक को मैनेज किया जा सकता है, उतना वोट को जो है आगे चुनाव में उसको मैनेज किया जा सकता है, उस पर हम डेंट उसको जो है हम जो है उसको मरहम पट्टी करके उस वोट बैंक को अपने साथ ला सकते हैं, रणनीति बदल सकते हैं। लेकिन जहां पर 24,000 से आप पिछला चुनाव जीते और 21,000 से ये चुनाव हार गए, यानी 45,000 वोटों का फासला हो गया, तो वहां पर आप क्या करेंगे? कौन सी रणनीति आपकी काम आएगी? जिस तरारी सीट पर आप पिछले चुनाव 11,000 से जीते और इस चुनाव 10,000 ज्यादा वोट से हार गए, 21,000 वोटों का जहां मार्जिन हो गया, फासला हो गया, उस चुनाव में वहां पर कौन सी रणनीति अपनाइएगा? उस वहां रामगढ़ में कौन सी रणनीति अपनाइएगा जहां पर आप पिछला चुनाव जीते, कम वोट से जीते थे, लेकिन बीजेपी को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया था। अब बीजेपी वही बीजेपी चुनाव जीत गई और जो है 26,000 वोटों से आरजेडी तीसरे नंबर पर, 26,000 वोटों का फासला रहा और आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई। 26,000 के गैप को कैसे भरिएगा? आपका मुसलमान वोट बैंक टूट रहा है, आपका यादव वोट बैंक टूट रहा है और ये खतरे की सबसे बड़ी घंटी है तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए। लालू प्रसाद यादव को आगे की राजनीति नहीं करनी है, राजनीति उनकी पार्टी की, उनके परिवार की राजनीति तेजस्वी प्रसाद यादव के पास है। तो ये बड़े खतरे की घंटी है और अब ये अगर इसी परिणाम के पैटर्न पर 2025 का चुनाव होता है तो भाई बड़ी राह मुश्किल है तेजस्वी यादव के लिए। राह बहुत कठिन है डगर पनघट की। और इसमें हम प्रशांत किशोर का जिक्र करना करेंगे, हम जरूर चाहेंगे। प्रशांत किशोर अभी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जब आपके सामने हाजिर हैं तो उसके करीब आधे पौन घंटे बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो अपनी उपलब्धि गिनाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने दुधारी तलवार का काम किया। प्रशांत किशोर ने न सिर्फ आरजेडी का वोट काटा बल्कि एनडीए का भी वोट काटा। जैसे उनके उम्मीदवार को अगर रामगढ़ सीट पर 6,500 करीब वोट आ रहे हैं, तो वहां पर वो वोट जो है वो एनडीए का वोट उन्होंने काटा। ज्यादातर वोट एनडीए काटा। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को तरारी सीट में जो है वो करीब 5600 वोट आ रहा है, तो सुनीता सिंह वहां पर किरण सिंह उनकी उम्मीदवार थी वहां तरारी सीट पर, तो वो वोट जो है वो सवर्ण तबके से आती है, राजपूत जाति से आती है, तो वो वोट उन्होंने काटा जो है वो वोट उन्होंने बीजेपी का काटा वोट या एनडीए का वोट काटा उन्होंने। प्रशांत किशोर ने इमामगंज में जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाकर पासवान जाति के वोट बैंक पर जो है वो सेंधमारी कर ली, तो वो एनडीए का वोट कहीं ना कहीं वोट काटा। दोधारी तलवार का काम किया प्रशांत किशोर ने। इसलिए अगर तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव ये सोचते हैं कि प्रशांत किशोर के कारण सिर्फ हमारा डैमेज हुआ, नहीं, नुकसान उन्होंने एनडीए का भी किया है, आपका थोड़ा ज्यादा कर दिया। लेकिन ये सब बात पहले से क्लियर थी, तो आपको क्लियर थी तो आपको इसकी रणनीति तैयार करनी थी। 4 सीटों पर चुनाव हो रहा था, पूरे राज्य में रणनीति तैयार करके उसको अमल में लाने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन 4 सीट थी, 4 सीट पर आपके पास पर्याप्त जो है वो विधायक है आप और तमाम नेता हैं, आप इसको डैमेज कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन स्थितियां आपके हाथ से बाहर चली गई। बावजूद इसके कि बीमार लालू प्रसाद यादव को मैदान में उतरना पड़ा और ये बड़ी खतरे की घंटी है। लालू प्रसाद यादव जिस दिन बेलागंज गए थे, चुनाव प्रचार का जो है वो आखिरी दिन था और हम देख रहे थे लालू प्रसाद यादव क्या बोल रहे थे। लालू प्रसाद यादव उसी तरीके की बात बोल रहे थे, जिस तरीके की बात जो है नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि एक है तो सेफ है। तो उनकी भाषा अलग थी, वो बार-बार कह रहे थे एकजुट रहना है, एकजुट रहना है, एकजुट रहना है। यानी वो आरजेडी के जो आधार वोट बैंक है, माई वोट बैंक है, जो आधार वोट बैंक उनका माना जाता है, मुस्लिम यादव, उसको ये मैसेज दे रहे थे बगैर नाम लिए हुए, एकजुट रहना है, एकजुट रहना है, एकजुट रहना है। और उनके उतरने के बावजूद वहां वोटों का जो है फासला 45,000 के करीब हो गया, तो आप समझिए कि आरजेडी कहाँ जा रही है। ये तेजस्वी यादव के लिए, ये लालू यादव के लिए, ये उनके परिवार के लिए, उनकी पार्टी के लिए सोचने की घड़ी है और अगर ये पैटर्न रहा, इसको अगर डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप
फिर आगे मुसीबत में पड़ने वाले हैं। इस चुनाव परिणाम का मैसेज ये है कि लोग आप जो कहते हैं कि बिहार में मेरे कारण रोजगार आया, उस पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आप जो कहते हैं कि बिहार में हमारे कारण जो कुछ अच्छा काम हुआ, लोग उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अब चलते-चलते प्रशांत किशोर की बात कर लें। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि 2025 में जो है हम बिहार की सत्ता को बदल देंगे, चमत्कार कर देंगे। लेकिन भैया प्रशांत किशोर जी, आपकी हालत ऐसी हुई है कि आपके साथ बड़ी समस्या होने वाली है। आप कह सकते हैं कि 2 सीटों पर 1 सीटों पर हमको 1 सीट पर इमामगंज पर करीब 37,000 वोट आए और 1 सीट पर जो है करीब 17,000 से ज़्यादा वोट आए हमको यहाँ बेलागंज में और एक इमामगंज में। लेकिन बाकी 2 सीटों पर क्या स्थिति रही? 5600, 6500। बिहार में लड़ाई कहीं न कहीं एक पब्लिक की भी मैसेज गया है कि अगली लड़ाई 2025 की लड़ाई जो है, वो भी सीधी आमने-सामने की लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन जो आरजेडी, कांग्रेस और वाम पार्टियों का गठबंधन है, उसके बीच होना है। ये मैसेज गया है। और आप प्रशांत किशोर ये दावा कर सकते हैं कि हम तीसरा कोण बन सकते हैं। भाई साहब बिहार की पॉलिटिक्स ऐसी रही है, यहाँ तीसरा कोण बनने की गुंजाइश के न के बराबर होती है। अब आपके जिन लोगों में आप ये उत्साह भर रहे थे, उनको ताव दिला रहे थे कि हमारी जो है अगली सरकार हमारी बनेगी, हम में इतना दमखम है, उनका ताव कम होगा, उनका उत्साह कम होगा। उनको लगेगा कि मुख्य मुकाबले में प्रशांत किशोर नहीं है। प्रशांत किशोर जो ये कहते हैं कि हम किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना सकते हैं, 10 राज्यों में मुख्यमंत्री हमने बना दिया, वो बिहार में विधायक नहीं बना सकते हैं। आपके साथ जो फौज है, वो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग आप हम तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि पैसा भी आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उम्मीदवार भी हम आपको बनाएँगे, मैनेजमेंट भी करेंगे हम आपका और आपको विधायक बना देंगे। लेकिन उनको अब ये अंदाज़ा होगा कि नहीं प्रशांत किशोर विधायक नहीं बना सकते हैं। प्रशांत किशोर किसी उपचुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करके मुसलमानों का वोट काट सकते हैं, लेकिन विधायक किसी को नहीं बना सकते हैं। प्रशांत किशोर में अगर विधायक बनाने की क्षमता होती, तो ये वो तरारी में उम्मीदवार उतारते और उम्मीदवार को सिर्फ 5600 वोट नहीं आते। प्रशांत किशोर में अगर विधायक बनाने की क्षमता होती, तो रामगढ़ में उम्मीदवार उतारते और उतारे हैं तो रामगढ़ में के उम्मीदवार को सिर्फ 6500 वोट नहीं आता। तो प्रशांत किशोर की राजनीति गहरे संकट में है और प्रशांत किशोर के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं चूँकि एक मैसेज बहुत क्लियर गया है कि अगला चुनाव जो है वो बीजेपी का गठबंधन और आरजेडी का गठबंधन, इन्हीं दोनों के बीच मुख आमने-सामने की लड़ाई होगी। और तीसरा मोर्चा फिर प्रशांत किशोर के हिस्से कौन लोग आएँगे? तो वही लोग आएँगे जिनको इन दोनों गठबंधन से टिकट नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर की कांग्रेस राजनीति भी वही है कि ऐसा व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए, जिसको दोनों गठबंधन में से जो 2 मुख्य गठबंधन है, वहाँ से टिकट ना मिलने की उम्मीद हो और उसके पास 5, 10, 20 हज़ार अपना कुछ वोट का प्रभाव हो। तो प्रशांत किशोर ऐसे ही उम्मीदवार ऐसे ही लोगों को तलाशते रहे हैं और उनकी पूरी टीम ऐसे लोगों को उनके जनसुराज के साथ जोड़ने की कोशिश में लगी रही है लगातार पिछले 2 सालों से। तो प्रशांत किशोर इस रणनीति पर चलकर जिस तरीके का हाल चिराग पासवान का 2020 में हुआ था, उन्होंने वोट तो काट लिया, लेकिन एक उम्मीदवार उनका जीता था, वो भी तो बाद में छोड़ के चला ही गया जेडीयू के साथ एक विधायक जीते थे उनके तो। लेकिन वो और कुछ कमाल नहीं कर पाए, तो प्रशांत किशोर आगे के आने वाले चुनाव में, जो मैं बार-बार कहता रहा हूँ कि वो वोट कटवा की भूमिका में आ सकते हैं, लेकिन सत्ता तक पहुँच जाएँगे, इसका भरोसा दिलाना लोगों को, ये बेहद मुश्किल काम होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर तो जो बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उसका निष्कर्ष, उसका निहितार्थ यही है। आगे आने वाले दिन तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, उनकी परिवार, उनकी पार्टी, उनके लिए बेहद मुश्किल साबित होने वाले हैं। एनडीए का हौसला बुलंद होगा, उसकी रणनीति और वो अपनी रणनीति को अपने जो आप कह सकते हैं कि अपनी आक्रामकता को और बढ़ाएगा एनडीए आगे बढ़ाएगा। थोड़ी-सी उसमें मनोबल में कमी आई थी, जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया था, कि चूँकि वो 39 पर पहले से जीत रखे थे और इस बार 30 पर आ गए, तो उसमें थोड़ा उत्साह में कमी आई थी। लेकिन इस बार 4 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए और उसमें से 3 सीटों पर पहले से 2 सीटों पर आरजेडी का और 1 सीट पर माले यानी 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा था। एनडीए ने चारों सीट पर कब्जा कर लिया, उसका उत्साह चरम पर होगा।
अब देखना दिलचस्प हुआ तेजस्वी यादव क्या रणनीति बनाते हैं, लालू यादव क्या रणनीति बनाते हैं। लालू यादव को कम से कम सियासत का चूका हुआ खिलाड़ी भी नहीं माना जाना चाहिए। सियासी दिमाग जो है वो मेरा मानना है कि बिहार में उनके स्तर का जो है बहुत कम लोगों को होगा। तो आगे क्या कुछ होगा वो बहुत दिलचस्प होगा और जो कुछ होगा उसको हम आपके सामने लेकर आएँगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।